हेलो स्टूडेंट, सेकेंड सेमेस्टर में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट सेमेस्टर में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर 1 आपने डील किया। सेकेंड सेमेस्टर में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर 2 अब हम डील करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को जैसा आपको पता है 3 लेवल पे डिफाइन करते हैं, इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। इंडिविजुअल लेवल को फर्स्ट टर्म में आपने स्टडी किया, सेकेंड टर्म में हम ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे वो भी क्या वर्क करता है ये देखेंगे। इसी में आज हम जो फर्स्ट टॉपिक लेके आए हैं दैट इज द परसेप्शन एंड इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। इस चैप्टर में हम डील करेंगे कि दो व्यक्ति यदि सिमिलर दिखते हैं तो उनकी सोच में डिफरेंस क्यों पाया जाता है, एट्रीब्यूशन के कितने डिटर्मिनेशन होते हैं, जजमेंट हम किसी के बारे में करते हैं तो उसका परसेप्शन से क्या इफेक्ट पड़ता है, और रैशनल डिसीजन मेकिंग किस प्रकार की होती है। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। परसेप्शन, जिसे हम हिंदी में प्रत्यक्षीकरण, अनुभूति, सोचना या वे ऑफ लुकिंग कहते हैं। हम अपने 5 सेंस ऑर्गन से, 5 सेंस ऑर्गन कौन से हैं, टेस्ट, टच, स्मेल, साउंड, स्पीक। जब इन 5 सेंस ऑर्गन से हम किसी भी चीज को इंटरप्रीट करते हैं और उसे मीनिंगफुल बनाते हैं तो वो प्रोसेस परसेप्शन कहलाता है। A process by which individual organized and interpret their sensory impression in order to give meaning to their environment। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले एम्प्लॉय के लिए जो मैनेजर का परसेप्शन होता है कहीं ना कहीं वो वर्डफुली होता है और उस एम्प्लॉय के लिए कभी मोटिवेशन का काम करता है, कभी डीमोटिवेशन का काम करता है। दैट्स वाई ओवी में परसेप्शन का जानना बहुत जरूरी है। परसेप्शन को बहुत सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। मैंने ये वीडियो बनाया, आप इसे सुन रहे हैं, यू आर द परसीवर। और इस परसिवेशन में आप देख पा रहे हैं कि मैं कुछ स्लाइड दिखा रही हूँ, वर्बली कुछ कह रही हूँ, तो ये मेरा टारगेट है जिसके थ्रू मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अब ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि मैं ऑनलाइन कुछ ऐप डाउनलोड करके ये वीडियो बना रही हूँ और आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, दैट इज द सिचुएशन। तो परसेप्शन में बेसिकली 3 फैक्टर इफेक्ट करते हैं। नंबर 1 इज द परसीवर, नंबर 2 इज द टारगेट एंड नंबर 3 इज द सिचुएशन। सो लेट्स स्टार्ट। परसेप्शन में नंबर 1 फैक्टर है परसीवर। परसीवर कौन है, आप हैं। परसेप्शन क्या है, ये वीडियो है जिसको आप परस्यू कर रहे हैं, जिसको आप देख रहे हैं, जिसको आप सुन रहे हैं। तो इसमें कुछ फैक्टर इफेक्ट करते हैं। ये कौन कौन से हैं। नंबर 1 एटीट्यूड, रवैया। चलो इसे हम डील करते हैं। एटीट्यूड क्या होता है। जब भी हम परसेप्शन की बात करते हैं तो उसको इन्फ्लुएंस करने का काम एटीट्यूड भी करता है। एक सिचुएशन लेते हैं, सपोज कि आप अपना आधार कार्ड रिन्यू करवाना चाहते हैं। गवर्नमेंट सर्विस की आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, टाइम टेकिंग होता है, घूस देना पड़ता है, इतनी आसानी से कोई काम नहीं होता है। तो गवर्नमेंट वर्क के लिए, गवर्नमेंट सर्विस के लिए एक एटीट्यूड डेवलप हुआ कि यदि हमको कोई काम कराना है तो वो इतना आसान नहीं होगा, दैट इज द नेगेटिव एटीट्यूड। सिमिलरली अगर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट में ये काम थोड़ा फास्ट हो जाएगा, दैट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर दूसरे कॉन्सेप्ट में ले कि आप मुझे पहले से जानते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में भी मैंने आप लोगों की ओबी की क्लास डील की है, सेकेंड सेमेस्टर में भी अगेन मैं इसके सेकेंड चैप्टर को या सेकेंड लेवल को लेके आई हूँ। तो मेरे लिए आपका एटीट्यूड जो है
वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों फॉर्मेट में हो सकता है। तो ये फैक्टर कहीं ना कहीं आपके परसेप्शन को, आपके सोचने के तरीके को अफेक्ट करेगा। नंबर 2, मोटिव। डिपेंड करता है कि किन चीज़ों से आप मोटिवेट होते हैं। मोटिव होना मतलब प्रेरणा लेना। कई बार ऐसा होता है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। परसेप्शन भी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही फैक्टर से मोटिवेट होता है। अगर आपने पहले मुझे सुना है और जब आप पेपर देने आते हैं, जब आप एग्ज़ाम देने आते हैं और उन चीज़ों को आप रिमाइंड कर पाते हैं, जो चीज़ें, जो भी टॉपिक मैंने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में डील किया है, तो कहीं ना कहीं वो आपको पॉजिटिव मोटिवेशन देता है। बट अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, मैंने जो भी टॉपिक डील किया है वो आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो वो नेगेटिव मोटिवेशन है। और मान के चलिए कि नेक्स्ट टाइम आप मेरी क्लास अटेंड नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल से कहीं ज़्यादा लो है या कहीं ज़्यादा हाई है, तो दैट इज़ द मोटिवेशन। इंटरेस्ट। अगर कोई साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड का है या किसी को साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो ये जो परसेप्शन टॉपिक है उसको इंटरेस्टिंग लगेगा। या कोई सुनना चाहता है, कोई लर्नर है, समझना चाहता है, तो अगेन ये परसेप्शन उसको इंटरेस्टिंग लगेगा। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इस टॉपिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो केवल पास होने के लिए ही वीडियो लेक्चर देखेंगे या फिर पढ़ेंगे, तो उनका इंटरेस्ट लेवल लो हो जाएगा। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि परसेप्शन को इफेक्ट करता है। सिमिलरली एक्सपीरियंस एंड एक्सपेक्टेशन है। जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो सबसे पहले पूछा जाता है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस कितना रहा है। अगर आप ओबी के स्टूडेंट हैं तो आपका पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि हाँ, OB 1 में आपको सारे टॉपिक गूगल क्लासरूम में भी प्रोवाइड किए गए हैं, स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो जब भी हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंटर करेंगे तो आपको पता है कि इसके सारे के सारे यूनिट्स या टॉपिक्स आपको सिमिलर वे में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ये आपका पास्ट एक्सपीरियंस है। सपोज कि मैं आपके वीडियो लेक्चर्स भी नहीं देती हूँ, क्लास भी प्रॉपर वे में नहीं देती हूँ, तो कहीं ना कहीं आपका मेरे लिए एक नेगेटिव एटीट्यूड होगा, आप डीमोटिवेट होंगे, आपका इंटरेस्ट लेवल डाउन हो जाएगा, आपका एक्सपीरियंस ये कहेगा कि ये मैडम अप टू डेट नहीं है और आपका एक्सपेक्टेशन मेरे से कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। बट अगर मैं अप टू डेट हूँ तो एक्सपेक्टेशन हाई हो जाएगा, तब आपको और इफेक्टिव वीडियो लेक्चर्स चाहिए। दैट इज द फैक्टर ऑफ परसीवर, जो आप मेरे बारे में राय रखते हैं, सोचते हैं। सिमिलरली फैक्टर इन द टारगेट। तो ये जो राय आप बना रहे हैं मेरे बारे में, ये जो अनुभूति मेरे बारे में हो रही है, वो कई चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक इंटरव्यूअर किसी भी एम्प्लॉय का इंटरव्यू ले रहा है, तो वो ये देखना चाहता है कि उस एम्प्लॉय में दूसरे एम्प्लॉय से क्या अलग है, कितनी नॉवेलिटी है, कितनी ओरिजिनलिटी है, वो कितना एक्टिव है, मोशन मोड में है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। मैं अगर वीडियो लेक्चर बना रही हूँ तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें आप टारगेट करेंगे। स्लाइड्स बहुत अच्छे हैं कि नहीं, टू दी पॉइंट है कि नहीं, वॉइस क्वालिटी कैसी है, इसका टाइम ड्यूरेशन कितना है, क्या ये हमारे पेशेंस लेवल पे है कि नहीं, बैकग्राउंड इसका ठीक है कि नहीं, इसमें प्रॉक्सिमिलिटी और सिमिलरिटी है कि नहीं। पहले भी हमने ओबी की स्टडी मटेरियल देखे हैं, तो क्या वो इससे बेस्ट है, एंड ऑल दैट इज द टारगेट एरिया। तो परसेप्शन में टारगेट एरिया भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। इसके बाद है सिचुएशन। सिचुएशन में सबसे पहले आता है टाइम।
यस, सपोज आप किसी पार्टी में गए, पार्टी में दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। नंबर 1, यदि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा तैयार होकर आ जाता है, जो बहुत ज़्यादा ऑड लग रहा है। नंबर 2, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सिंपल है, जिसने कुछ भी वियर नहीं किया है, एकदम कैजुअल ड्रेस में आ गया है। तो ये दो लोग बहुत ज़्यादा टारगेट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टाइम। दूसरा है, डिपेंड करता है कि समय कैसा है, किस समय आपको क्या वर्क करनी है। वर्किंग सेटिंग, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं और पार्टी में जो आपने वियर किया था वही ड्रेस अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में पहन के आ जाते हैं तो अगेन आप टारगेट होंगे, क्योंकि वो उस वर्किंग कंडीशन के लिए फिट नहीं है। और आप जैसा वर्किंग प्लेस पे बिहेव करते हैं, ज़रूरी नहीं कि जब आप फ्रेंड से मिलते हैं, सोशल वर्क करते हैं या फैमिली में रहते हैं तो वैसे बिहेव करें। तो दोनों ही सिचुएशन अलग अलग होंगी। आपके वर्किंग कंडीशन में आपका बिहेवियर अलग होगा और आपके इनफॉर्मल वे में, सोसाइटी में, फैमिली में आपका बिहेवियर अलग होगा। तो ये सारी चीज़ें भी आपके परसेप्शन को इफ़ेक्ट करती हैं। तो हमने ये कहा कि परसेप्शन क्या है, सोचने का तरीका। और जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, किसी ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचते हैं, तब बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो हमको इफ़ेक्ट करते हैं। ये हमने देखा। अब परसेप्शन के लिए बहुत सारी थ्योरी बनाई गई है, जिसमें नंबर 1 है एट्रीब्यूशन थ्योरी, जिसको हम कहते हैं गुणारोपण। किसी भी एम्प्लॉय का, किसी भी इंडिविजुअल का परसेप्शन, किसी भी इंडिविजुअल का कैरेक्टर, किसी भी इंडिविजुअल में पाई जाने वाली क्वालिटी कैसे इन्फ्लुएंस करती है, इसे हम एट्रीब्यूशन थ्योरी कहते हैं, जिसे आप नोट डाउन करके रखेंगे, जिसे हैडर और H.H. कैली ने दिया था। एट्रीब्यूशन थ्योरी हैडर और H.H. कैली ने दिया। उनका ये कहना है कि when individual observe behavior, they attempt to determine whether it is internal or external cause. हैडर और H.H. कैली का कहना है कि किसी भी व्यक्ति का व्यवहार उसके इंटरनल और एक्सटर्नल कॉज पे डिपेंड करता है। वो व्यक्ति आंतरिक रूप से क्या सोच रहा है और बाह्य कारक क्या है जो उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं, वो एट्रीब्यूशन थ्योरी कहलाता है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि 3 ऐसे फैक्टर हैं जो एट्रीब्यूशन थ्योरी को डिटरमाइन करते हैं। नंबर 1 डिस्टिंक्टिवनेस, नंबर 2 कॉन्सियसनेस, नंबर 3 कंसिस्टेंसी। डिस्टिंक्टिवनेस क्या है? shows different behavior in different situation. अलग अलग सिचुएशन में आप अलग अलग व्यवहार करते हैं, जो डिस्टिंक्टिवनेस कहलाता है। तो नंबर 1 पकड़ के रखिए, डिस्टिंक्टिवनेस इज द सिचुएशन। नंबर 2 कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब रिस्पॉन्स इन द सेम एज अदर टू सेम सिचुएशन। एक ही सिचुएशन पे अलग अलग व्यक्ति कैसा व्यवहार करते हैं। कंसिस्टेंसी, रिस्पॉन्स इन द सेम वे ओवर टाइम। अलग अलग समय पे आप क्या सिमिलर बिहेवियर करते हैं या डिफरेंट बिहेवियर करते हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं व्यक्ति के व्यवहार पे, जो वो इंटरनली या एक्सटर्नली फैक्टर पे डिपेंड होता है। तो ये एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है कि एट्रीब्यूशन थ्योरी नंबर 1 ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है, जिसे हम इंटरप्रीट करते हैं, और वो एट्रीब्यूशन थ्योरी कहलाती है। तो किसी भी एक इंडिविजुअल का बिहेवियर, हम यहाँ पे एक सिचुएशन लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजर है नैन्सी। प्लीज़ बहुत ही केयरफुली आप सुनेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजर है नैन्सी, नई अपॉइंट हुई है
और उसने परफॉर्मेंस अप्रेजल देखा। एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अप्रेजल वो देख रही है। उस एम्प्लॉय का नाम XYZ हो सकता है। चलो हम एक नाम रखते हैं जिम। नैन्सी जिम के परफॉर्मेंस अप्रेजल को देख रही है ना, और उसने उसके बारे में एक एट्रीब्यूशन थ्योरी बनाई है, एक परसेप्शन बनाया है। तो वो तुरंत ही जिम के लिए कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं करना चाहती है। वो जिम के परफॉर्मेंस को एट्रीब्यूशन थ्योरी के थ्रू जज करना चाहती है। तो सबसे पहले जिम के इंडिविजुअल बिहेवियर को वो डिस्टिंक्टिवनेस डिटर्मिनेशन के थ्रू जज करती है कि क्या जिम डिस्टिंक्टिवनेस क्या है, कि क्या हम एक ही अलग अलग सिचुएशन में सिमिलर बिहेवियर करते हैं। वो ये देखना चाहती है कि क्या जिम को अलग अलग सिचुएशन दिया जाए तो हर एक सिचुएशन में वो सिमिलर बिहेवियर करता है। सपोज कि अगर उसको सेलिंग का वर्क ही दिया जाए, उसमें जो बिहेव कर रहा है, ऑपरेशनल का वर्क दिया जाए उसमें भी वो वही करता है, फाइनेंस का वर्क दिया जाए उसमें भी वो वही करता है, फर्दर अगर कुछ और भी वर्क दिया जाए तो सेम बिहेव करता है। तो क्या जिम अगर ऐसा कर रहा है तो वो उसका लो डिस्टिंक्टिवनेस है, उसके कुछ ऐसे इंटरनल फैक्टर हैं। क्या वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है? सारे के सारे सिचुएशन में वो सिमिलर बिहेवियर कर रहा है। दैट मीन्स कि जिम एक परफेक्ट एम्प्लॉय नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है, हर एक सिचुएशन में अलग अलग बिहेव करता है, दैट मीन्स कि वो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो रहा है। सिमिलरली ये समझिए कि हमको जब अलग अलग काम प्रोवाइड किया जाता है तो उसके लिए अलग अलग स्किल की ज़रूरत पड़ती है, और यदि हम सिंगल वन स्किल को ही लर्न करके आए हैं तो हर एक सिचुएशन में हम वही परफॉर्म करेंगे, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं है। जिम ऐसा कर रहा है कि हर एक सिचुएशन में सेम बिहेव करता है तो वो उसका लो डिस्टिंक्टिवनेस है, और अगर अलग अलग बिहेव करता है तो उसका डिस्टिंक्टिवनेस हाई है। बट नैन्सी केवल एक डिटर्मिनेशन से उसको जज नहीं करती है, फिर वो ये देखती है कि उसका कॉन्शियसनेस कैसा है। दैट मीन्स कि क्या सेम सिचुएशन पे जिम की ही तरह हर एक एम्प्लॉय भी वैसे ही बिहेव करते हैं। अगर सेलिंग का काम दिया जाता है तो जिम जैसा बिहेव करता है, क्या एम्प्लॉय 2 भी वैसे ही बिहेव कर रहा है, एम्प्लॉय 3 भी वैसा बिहेव कर रहा है, एम्प्लॉय 4 भी वैसा बिहेव कर रहा है। अगर ऐसी कोई बात है तो ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जिम अगर ऐसा कुछ कर रहा है, दैट मीन्स कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर है जो उसको ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तब नैन्सी फर्दर फिर एक डिटर्मिनेशन को चेक करती है, दैट इज द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को हम कहते हैं निरंतरता। क्या समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन आ रहा है या वो सेम बिहेव हर समय कर रहा है। जैसे ही वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हुआ, 1 साल कंप्लीट हुआ, न्यू कमर था, तब उसने कुछ मिस्टेक किया, दूसरे साल उसने अपने आप को सुधारा और फिर वो नया परफॉर्मेंस दे रहा है, बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है। तीसरे साल वो एक्सपीरियंस होल्डर हो गया है तो और बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है। यदि जिम ऐसा करता है, दैट मीन्स कि उसका कंसिस्टेंसी बहुत हाई है, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करता है। और अगर वो ऐसा कर पाने में असमर्थ है, दैट मीन्स कि उसका एक कंसिस्टेंसी लो है। क्लियर है? तो दैट इज द एट्रीब्यूशन थ्योरी, जिसके थ्रू नैन्सी जिम को जज करे। नॉट इवन नैन्सी, ये तो एक हमने एक सिचुएशन लिया है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो HR हेड होते हैं, मैनेजर होते हैं, वो भी परफॉर्मेंस अप्रेजल देने के लिए एट्रीब्यूशन थ्योरी का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, एट्रीब्यूशन थ्योरी में कुछ एरर्स पाए जाते हैं। नंबर 1 है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन, द टेंडेंसी टू अंडरएस्टिमेट द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर एंड ओवर एस्टिमेट द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनल फैक्टर। कई बार ऐसा होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं और इंटरनल फैक्टर्स को हम ओवर एस्टिमेट करते हैं।
यदि व्यक्ति बार बार एब्सेंटीज दिखा रहा है तो हम ओवर एस्टिमेट करेंगे कि हाँ उसी की गलती होगी। हम उसके एक्सटर्नल फैक्टर को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि वो फैमिली की वजह से परेशान है, या वो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसी चीज़ें जो उसको पसंद नहीं आ रही है, या वो कुछ चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है। ये देखने की बजाय हम ये देखते हैं कि उसी की गलती है, उसका एक इंटरनल फैक्टर है जिसकी वजह से वो बार बार एब्सेंटीज शो कर रहा है। दूसरा है सेल्फ सर्विंग बायस। सेल्फ सर्विंग बायस क्या होता है? हमने किसी व्यक्ति के लिए एक राय कायम कर ली है और ना चाहते हुए भी बार बार अगर वो एम्प्लॉय अपना परफॉर्मेंस देता है तो हम उसी राय पे कायम रहते हैं। हमने मान लिया है कि ये लेजी पर्सन है, कुछ काम नहीं कर सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे एक प्रोजेक्ट मिला, उस प्रोजेक्ट में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो हर बार वैसा ही परफॉर्मेंस हर प्रोजेक्ट में दूँ, या इनिशियल वे में मैंने जो प्रोजेक्ट लिया वो मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पाया तो उन गलतियों को सीख कर ग्रेजुअली मैं आगे बहुत बेटर कर सकती हूँ। So that is the tendency for individual to attribute their own success to internal factor while putting them blame for failure on external factor. कई बार ऐसा होता है कि आपने भी सुना होगा कि यदि बच्चे फेल होते हैं तो एक्सटर्नल फैक्टर को ज़्यादा ब्लेम करते हैं कि पेपर टफ आया था, आउट ऑफ सिलेबस आया था एंड ऑल दैट। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं और इसकी जो भी नेक्स्ट क्लासेस है वो हम अगेन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक